लेकिन पहले फोकस करते हैं नवमांश पर। कल आप लोगों को बताया था, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से नवमांश पर चर्चा करते हैं। लग्न कुंडली को मैंने रखा है, लेकिन इसको भूल जाइएगा। मेन प्रेडिक्शन इससे मिला के आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन नवमांश का प्रेडिक्शन समझ लीजिए, ठीक है। और अगर समय मिलता है तो D4 और D10 के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जी सर। जी हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर नमस्ते, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, मैं बाहर हूँ, आप कंटिन्यू करो सर। ओके अशोक जी, शुरू करते हैं, नवमांश पर चलते हैं जी पहले, जी जी ठीक है। जी जी सर, जी सर, जी सर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले नवमांश का जो फलित होता है उसे बता देता हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों को पहले बता देता हूँ, और फिर रिकॉर्डेड वीडियो कल का तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ इशू डिलीट हो गया था, लेकिन आज वाला से कंटिन्यू रखेंगे रिकॉर्डेड। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं जब बता रहा हूँ तो आप लोग नोट कीजिए या ध्यान दीजिए। इसके बाद आप लोगों से बोलूंगा, कोई प्रश्न होगा तो मुझसे कीजिएगा नवमांश के बारे में, ठीक है। हाँ नहीं सर, कल का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने भी ज्यादा नोट नहीं किया था, मैंने सोचा वीडियो मिलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, उसको मैं फिर से किसी दिन कर दूंगा उस चार्ट पर। हाँ वो सर बेसिक, उसमें बेसिक है सर, उस चार्ट को मतलब बहुत अच्छी से आ जाए ना, अब फिर तो ऐसा आगे है बढ़ते ना, रहेंगे। उस चार्ट को बीच में किसी दिन हम लोग फिर से डाल के और फिर से डिस्कस कर जी लेंगे, ठीक है। कल या परसों में ही कर ठीक है, लेंगे, ठीक है और हाँ उसको फिर से ठीक रीलोड कर दूंगा सर। चलिए नवमांश पर आ जाते हैं। नवमांश को देखते हैं, इसकी क्या स्थिति है और कैसे फलित किया जाता है। नवमांश से शुरू करते हैं। फिर चतुर्थांश कुंडली है ये। चतुर्थांश कुंडली आपके सुख सुविधा को बताता है, आपके मकान वाहन को बताता है। और दशमांश कुंडली कैरियर को बताता है। अब देखिए यहाँ दशमांश कुंडली का मैंने एक नीचे रखा हुआ है। इस दशमांश का प्रॉपर एनालिसिस का यहाँ चार्ट बना के दिया है। जो आप दशमांश कुंडली ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं, नियम नहीं है इसका करने का। इसका नियम है कि दशमांश के दशम भाव को लग्न बना लीजिए और तब प्रेडिक्शन कीजिए, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को लग्न इसका, बना करके हाँ, जी इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था। आगे हम डिटेल में अब बताएंगे। जी चलिए नवमांश पर चलते हैं। आप लोगों को कुछ जी फॉर्मल रूल बता देता हूँ नवमांश से। सर। हाँ, शुरू करते हैं। अब बाद में नवमांश का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, जब कंप्लीट कर लूंगा मैं तो, ठीक है। जी 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 सर, जी सर। अब देखिए नवमांश में क्या क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले इसका, पहले भी कल भी बताया था मैंने, आज भी बता देता हूँ। नवमांश के कारक शुक्र होते हैं, चाहे लेडीज की कुंडली हो चाहे जेंट्स की कुंडली हो, ठीक है। तो शुक्र की स्थिति जरूर देखनी है। पहले सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखनी है। दूसरा चीज, आपके नवम भाव की क्या पोजीशन है, नवमेश की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। क्योंकि नवम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण आपका नवमांश कुंडली बताता है। आप कितना भाग्य लेकर आए हैं, जीवन में आपके आने का मोटिव क्या है, आप इस धरती पर आए हैं तो आपका क्या लक्ष्य होगा, ये नवम भाव बताता है। तो इसका आप सूक्ष्म विश्लेषण नवमांश से करेंगे। दूसरा रूल हो गया। और ये वीडियो मैं दूंगा, पहले यहाँ समझिए। इस वीडियो को मैं किसी भी तरह से रिकॉर्डेड दूंगा आज, ठीक है। ठीक ठीक तो नवम भाव को समझिए। नवम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण नवमांश से कीजिए। नवमेश की क्या स्थिति है नवमांश कुंडली में। जैसे इस कुंडली में गुरु है नवमेश, तो यहाँ गुरु की स्थिति देखिए नवमांश में। आगे क्लियर करते हैं, समझ लीजिए, रूल्स बता देता हूँ। फिर लग्न कुंडली के सप्तम भाव के मालिक यानी सप्तमेश को नवमांश कुंडली में देखिए, उसकी क्या स्थिति है। तीन चीज हो गया। चौथा चीज देखिए कि ग्रहों का बल पूर्णतः नवमांश कुंडली बताता है। षडबल तो खैर बहुत बड़ा चीज है, विंशोपक बल भी एक बल होता है, और ये आपके नवमांश कुंडली से पता चलता है। कोई ग्रह नीच का उच्च का हो रहा है नवमांश में, उसकी स्थिति जरूर देखनी है। अब देख लीजिए यहाँ बुध देव को देखिए। अशोक जी, बुध देव यहाँ अपने नीच की राशि में 12वें भाव में है, 12 नंबर राशि में है। जी सर। लेकिन यहाँ पर जी देखिए सर। कि ये उच्च के हो गए हैं बुध देव। तो इनकी नीचता में बहुत बड़ा फर्क आ गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कोई लग्न कुंडली में ग्रह नीच का हो लेकिन नवमांश में उच्च का हो तो वो उच्च का माना जाता है। लेकिन मैं इसे उच्च का नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो मैंने जीवन में अप्लाई की है। लाखों कुंडलियों पर जो देखा है मैंने, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सर
तो ये चीज देखिएगा कि बुध जब उच्च के हो जाएंगे, यहाँ नीच के हैं और ये उच्च के हो जाएंगे, तो ये उच्च के फल नहीं देंगे, लेकिन इनकी नीचता में बहुत हद तक कमी आ जाती है और ये नॉर्मल फल देते हैं जातक को। ठीक है, ये नीच के फल नहीं देंगे, नॉर्मल फल देंगे। और कुंडली में अगर आपके अच्छे हैं तो ये अच्छे फल देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ उच्च के होके। अब इस कुंडली में अकारक हो जाते हैं लेकिन लाभ भाव में है, इसका भी स्थिति समझेंगे हम। ये चीज हो गया। फिर अब देखिए कि कोई ग्रह, जैसे यहाँ पर सूर्य देव को देख रहे हैं, सूर्य यहाँ उच्च की राशि में है और यहाँ पर सूर्य देव उच्च की राशि में है, तो बहुत जबरदस्त इन्हें विंशोपक बल मिल रहा है, बहुत ज्यादा ये बलवान कहे जाएंगे इस स्थिति में। अब यहाँ पर देखिए कि कोई और ग्रह को देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शनि को ले लेते हैं, शनि को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी शत्रु राशि में है और यहाँ भी शत्रु राशि में है, तो शनि को विंशोपक बल यहाँ प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। शनि को यहाँ पर बिल्कुल भी विंशोपक बल नहीं मिल रहा है। अब यहाँ और ग्रहों को देखिए, चंद्रमा और मंगल 3 नंबर में है। अब मंगल को अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मंगल देव यहाँ नवमांश कुंडली में मित्र राशि में आ रहे हैं और ये अग्नि तत्व राशि में है, तो इन्हें विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ भी अगर ये मित्र राशि में होते और यहाँ भी होते तो बहुत अच्छा इन्हें बल प्राप्त होता, लेकिन सिर्फ नवमांश में है तो विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, फिर भी ये यहाँ के अपेक्षा बली कहे जाएंगे यहाँ आपके मंगल देव। तो इस तरह से आप ग्रहों का बल विंशोपक बल से देख सकते हैं, जो कि 20 प्रकार का बल दिखाता है। आगे जब डिविजनल चार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को विंशोपक बल के बारे में भी बताऊंगा और षटबल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है जी सर। ये चीजें हो गई, इन चीजों को आपको देखना है। अब आपको नवमांश कुंडली में आ जाना है, लग्नेश की क्या स्थिति है। जो नवमांश के लग्नेश हैं जैसे मंगल, तो यहाँ मंगल देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ हैं, तो ये प्रेडिक्शन आपको लग्न कुंडली के तरह जरूर करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ केतु के साथ मंगल है तो वैसे तो लग्नेश धन भाव में बहुत अच्छा है, लेकिन केतु के साथ है और वाणी के भाव में है, तो जातक का वाणी उग्र होगा, ये अपने रिश्तों को खराब कर सकता है हित रिश्तेदारों से अपने वाणी के कारण। तो इसको वाणी के क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। धन इसके पास होगा क्योंकि लग्नेश इसके धन भाव में चले गए हैं, तो नवमांश का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात कर लीजिए इनके ये नवमांश के ही लग्नेश की बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैं नवमांश के ही लग्नेश की बात। अब यहाँ को छोड़ दे दिया मैंने, यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ के नवमेश की क्या स्थिति है आपके नवमांश में, सप्तमेश की क्या स्थिति है आपके नवमांश में, ये हमने देख लिया, ग्रहों का बल भी देख लिया। अब इसको हमने छोड़ दिया, साइड कर दिया। अब हम सीधे नवमांश पर आ गए। नवमांश में पार्टिकुलरली आपको क्या देखना है वो देखिए, लग्नेश को देखना है। लग्नेश कहाँ बैठे हैं, नीच का तो नहीं है, कहीं त्रिक भाव में तो नहीं चला गया है। अगर ये स्थिति होगी तो नवमांश भी आपका कमजोर होता है। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश अच्छी स्थिति में है, धन भाव में मित्र राशि में है। इनके सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश शुक्र हैं, शुक्र यहाँ देखिए उच्च के पंचम भाव में है, जो कि बहुत अच्छे कंडीशन को बता रहा है। तो इनके सप्तमेश भी ठीक है, इनके लग्नेश भी अच्छे कंडीशन में है। अब इसको आप लग्न कुंडली के तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि और ग्रहों की क्या पोजीशन है, आप सभी कुछ देख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि शनि यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो जातक, और ये भी ध्यान रखिएगा अशोक जी कि नवमांश में दृष्टि भी देखी जाती है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नवमांश में दृष्टि काउंट नहीं होता, लेकिन बिल्कुल काउंट होता है। नवमांश में दृष्टियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर दृष्टि काउंट नहीं होगा। तो शनि की स्थिति यहाँ देख सकते हैं, चतुर्थ भाव को अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, तो सुख सुविधा जातक के पास अच्छा खासा होगा। पंचम भाव में देखिए शुक्र बैठे हुए हैं उच्च के होके चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं उच्च के होके, तो ये क्या देंगे, सप्तम भाव के स्वामी और भाग्य भाव की युति है। तो जातक भाग्य भाव के स्वामी की और सप्तम भाव के स्वामी की युति पंचम भाव में है, तो ये दिखाता है कि जातक भाग्यवान होगा, विवाह के बाद उसकी बहुत अच्छी स्थिति होगी। और शुक्र का यहाँ उच्च का होना प्रेम संबंध वगैरह को भी दिखाता है, प्रेम संबंध जातक के जरूर बनेंगे और उसमें सफल भी होगा जातक, क्योंकि शुक्र अपने उच्च की राशि में है, सप्तमेश भी है, ये कंडीशन यहाँ दिख रहा है। ये सब चीजें आप देख सकते हैं नवमांश कुंडली से भी। यहाँ सूर्य है 6ठे भाव में उच्च के, तो जातक के कैरियर के लिए, जॉब के लिए अच्छी स्थिति है। बुध देखिए उच्च के हैं यहाँ पर लाभ भाव में,
तो जातक के आय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आय वगैरह जातक की होती रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लाभ भाव वैसे भी अच्छा खासा भाव है। अब धन भाव का स्वामी गुरु यहाँ पर है, तो यहाँ धन योग भी कुंडली में बना हुआ है। इस जातक के पास आय बहुत अच्छी होती रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये सब चीजें आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लग्न, जैसे लग्न कुंडली को आप देखते हैं। अब चलिए आप लोग कुछ नियम नोट करना चाहें तो कुछ टिपिकल नियम बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि नवमांस में बहुत कम आपने सुना होगा या प्रेडिक्शन देखा होगा। कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज कि लग्न कुंडली के सबसे बलवान जो ग्रह हैं आपके डिग्री वाइज, जो सबसे बली ग्रह हैं, उसको आपको देखना है इस नवमांस कुंडली में। अब यहाँ मैं डेट टाइम नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ कैसे नवमांस देखते हैं और उसको कैसे डिफाइंड किया जाता है। अब देखिए, इस कुंडली में सूर्य देव सबसे बलवान ग्रह हैं डिग्री वाइज, और ये बैठे हुए हैं यहीं पर नवमांस कुंडली में छठे भाव में। तो ये जातक कैरियर के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रभाव होता है डिग्री वाइज बली ग्रह का, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बलवान जो डिग्री में ग्रह है वो नवमांस में कहाँ बैठा है, उसको उसकी युति किसके साथ है, उसकी दृष्टि किसके साथ है, ये जरूर चीजें देखें, उन पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। दूसरा चीज देखिए कि लग्न कुंडली के आपके सेकंड जो डिग्री वाइज बली ग्रह हैं, जो सबसे बलवान जो दूसरे स्थान पर हैं, उनकी क्या स्थिति है आपके नवमांस कुंडली में। तो इस कुंडली में आप देखिएगा तो ये जो बुध देव हैं ये सेकंड डिग्री वाइज बली ग्रह हैं, और ये यहाँ पर उच्च के होके बैठे हैं। खैर ये चीजें छोड़िए, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आगे हम लोग जब फलित करेंगे तो समझा दूंगा आपको। तो दोनों चीजें देखना है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में आपके नवमांस कुंडली में है, यानी कि डिग्री वाइज फर्स्ट सबसे बलवान ग्रह और डिग्री वाइज सेकंड सबसे बली ग्रह अगर आपके नवमांस कुंडली में, लग्न कुंडली के डिग्री वाइज बली ग्रह अगर आपके नवमांस कुंडली में अच्छे पोजीशन में हैं, या मान लीजिए मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र राशि में है, स्वयं के राशि में है, उच्च की राशि में है, अगर अच्छी पोजीशन में है, तो आपकी लाइफ बहुत फ्लो में चलेगी, आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। इसके बाद आपकी लाइफ पार्टनर की स्थिति अच्छी होगी और लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा चलता है अगर आपके लग्न कुंडली के फर्स्ट सबसे बलवान डिग्री वाइज ग्रह और सेकंड सबसे बलवान डिग्री वाइज ग्रह आपके नवमांस कुंडली में अच्छे पोजीशन में हो। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नवमांस के कारक मैं आपको बता चुका हूं, शुक्र होते हैं। तो शुक्र की स्थिति आपको नवमांस कुंडली में हर हालत में देखनी है कि शुक्र की क्या स्थिति है। अगर शुक्र आपके अच्छे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल फ्लो में चलता है, अच्छा खासा चलता है। अब देखिए एक चीज और आता है यहाँ पर, अशोक जी और मोना वगैरह सब समझिए, ब्रजेंद्र जी, इस चीज को कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नवमांस कुंडली 30 वर्ष के उम्र में, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है 32 की उम्र में एक्टिव होता है, लेकिन ये चीज पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि जब नवमांस कुंडली आपके ग्रहों के बल को बताता है तो आपकी कुंडली जब देखी जाएगी उसी समय नवमांस को भी देखना है। सही बात है कि वैवाहिक जीवन के लिए देखना है। इसलिए कहा जाता है कि जब विवाह के उम्र में आप आएंगे तो मैच्योर हो जाएंगे, तो ये इस समय एक्टिव होता है। लेकिन आपको ये कुंडली शुरू से ही देखना है, विवाहिक जीवन के लिए खास करके देखना है जब आपका विवाह का समय आ गया या आप विवाह का प्रेडिक्शन करते हैं उस समय में, लेकिन इसका वैल्यू शुरू से ही है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि नवमांस में आपके शुक्र को जरूर देखिए जो कि नवमांस के कारक हैं। अगला जो नियम है कहता है कि वर्गोत्तम ग्रह को देखिए। आपके लग्न कुंडली के और नवमांस के मिलाकर जो वर्गोत्तम ग्रह हैं, वर्गोत्तम 3 तरह से होता है। तत्व वर्गोत्तम यानी कि कोई ग्रह लग्न कुंडली में अग्नि तत्व में बैठा है और नवमांस में भी अग्नि तत्व में बैठा है तो वो तत्व वर्गोत्तम हो गया। इसी तरह से तत्व वर्गोत्तम आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद राशि वर्गोत्तम होता है। मान लीजिए कोई ग्रह 5 नंबर सिंह राशि में लग्न में बैठा है और नवमांस में भी सिंह राशि में ही बैठा है तो हो गया राशि वर्गोत्तम। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह यहाँ द्वादश भाव में बैठा है लग्न कुंडली में और नवमांस में भी या द्वादश भाव में है, चाहे किसी भी राशि में, तो वह हो गया भाव वर्गोत्तम। तो 3 तरह से भाव वर्ग ये
आपका वर्गोत्तम होता है ग्रह, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये चीजें हैं अशोक जी कि त्रिक भाव में कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, यानी कि छठे, आठवें, 12वें में वर्गोत्तम होता है, तो उसका हमें कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये त्रिक भाव है, नेगेटिव भाव है, तो वहां वर्गोत्तम होने से, उस वर्गोत्तम का मतलब है उसके बल में वृद्धि हो जाना। पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, लेकिन उसका बल बढ़ जाता है। लेकिन त्रिक भाव में जब जाके वर्गोत्तम होगा तो बली होकर वह बहुत अच्छा फल नहीं देता है, नेगेटिव फल देता है। लेकिन अगर वही अच्छे भाव में वर्गोत्तम हो रहा है तो वह आपको ज्यादा अच्छा फल देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि वर्गोत्तम के बराबर देखना है आपको जब भी नवमांश फलित करेंगे। अब देखिए कि नवमांश के आपको अभी बता चुका हूं, लग्न और लग्नेश को देखना है, सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना है। यानी कि लग्नेश की क्या स्थिति है नवमांश की, लग्न कुंडली में कोई नेगेटिव ग्रह ना बैठा हो, ये भी देखना है। सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तम भाव के स्वामी की नवमांश की, और सप्तम भाव में कोई नेगेटिव ग्रह ना बैठा हो, ये भी देखना है। और सप्तमेश कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, वो भी देखना है। अच्छी पोजीशन में है लग्नेश सप्तमेश तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छे फ्लो के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखिए एक और नियम समझिए कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो जा रहा है। अशोक जी समझ रहे हैं? जी 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 सर। लग्न कुंडली में कोई ग्रह आपका सूर्य से अस्त है, कोई भी ग्रह आपके सूर्य से अस्त हो, बुध हो, शुक्र हो, कोई भी हो, लेकिन वही ग्रह अगर आपके नवमांश कुंडली में सूर्य से 2 घर से ज्यादा दूरी पर है, यानी कि सूर्य से अस्त ग्रह नवमांश कुंडली में 2 घर से ज्यादा दूरी पर है, तो वह अपना प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है अस्त होने के बाद भी। क्लियर है? जी सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ग्रह लग्न कुंडली में, अभी मत पूछिएगा हाँ। सवाल, आप लोग पूछिएगा सवाल, मैं मौका दूंगा, प्रेडिक्शन कर लेता हूं। तो कोई ग्रह लग्न कुंडली में सौम्य राशि में है, जैसे कि चंद्रमा की राशि में, शुक्र की राशि में, बुध की राशि में, गुरु की राशि में, सौम्य राशि में कोई ग्रह आपके नवमांश लग्न कुंडली में है और नवमांश कुंडली में भी वह सौम्य राशि में चला गया है, और उसी समय मान लीजिए वर्गोत्तम भी कहीं हो, तो वह ग्रह शुरू से ही अपना शुभ परिणाम देता है, स्टार्टिंग से ही महादशा के अपना अच्छा फल देने लगता है। अब देखिए कि वर्गोत्तम ना भी हो और सौम्य ग्रह मतलब कि सौम्य राशि में हो लग्न कुंडली में, और नवमांश में सौम्य नवमांश में चला गया है, यानी सौम्य राशि में चला गया है, तो भी वह ग्रह अच्छा होता है और अपना शुभ कारकत्व तो जरूर देता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए वही मतलब कि कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में क्रूर राशि में बैठा हो, यानी शनि की राशि में बैठा हो, मंगल की राशि में बैठा हो, सूर्य की राशि में बैठा हो, यानी कि क्रूर या पापी राशि में बैठा हो, और वही आपके नवमांश कुंडली में चला गया है, क्रूर या पापी नवमांश में चला गया है, तो वो आपको संघर्ष देगा। वर्गोत्तम भी अगर है तो आपको संघर्ष पहले बहुत ज्यादा देगा, इसके बाद संघर्ष जब आप कर लेंगे तब वह ग्रह आपको सफलता देता है। तो मेहनत करा के वह सफलता देता है। अब देखिए ये चीजें आप लोगों को नोट करना होगा, और अगर अभी आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जब वीडियो दूंगा तो उससे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे इन चीजों की जरूरत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर अशोक जी आपके ये नवमांश के 12 भावों से आप अपने जीवन साथी का विचार कर सकते हैं। किस भाव से क्या विचार किया जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। आपके जीवन साथी का प्रेडिक्शन यहाँ से किया जा सकता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा? ब्रजेंद्र जी लगता है लाइट आ गई आपके पास। हाँ लाइट आ गया। हाँ, तो आपका जीवन साथी देखने में कैसा होगा, आपके जीवन साथी का रंग रूप आकार कैसा होगा, क्या कार्य करता होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सब कुछ आप प्रेडिक्शन नवमांश से कर सकते हैं। देखिए प्रथम भाव से आप क्या देख सकते हैं नवमांश कुंडली में, जैसे आपकी कुंडली में आपका रंग रूप आकार बताता है प्रथम भाव, आपके जीवन साथी का व्यवहार पता चलता है आपके प्रथम भाव से नवमांश कुंडली के।
उसके रंग रूप को आप जान सकते हैं, उसके आकार को जान सकते हैं, उसके गुण और विचार को जान सकते हैं नवमांस कुंडली के प्रथम भाव से। वही दूसरे भाव से जीवन साथी का परिवार कैसा होगा, उसकी जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो कैसे होंगे, उसकी वाणी कैसी होगी, और वैवाहिक जीवन की गणना आप दूसरे भाव से कर सकते हैं, वैवाहिक सुख की भी गणना कर सकते हैं दूसरे भाव से। तीसरे भाव से आप दोनों का पराक्रम देखा जाएगा, पति पत्नी दोनों का, चाहे अगर आपकी पत्नी हो रही हो या पति हो रहा हो, तो उनका दोनों का पराक्रम देखा जाएगा तीसरे भाव से। किए गए पराक्रम का फल आपको क्या मिलेगा, वो आपका तीसरा भाव नवमांस कुंडली का बताता है। छोटे भाई बहनों का विचार भी यहाँ से आप करेंगे, और पत्नी या पति के छोटे भाई बहनों का विचार भी करेंगे। अब चतुर्थ भाव में अगर हम आ जाएं, तो चतुर्थ भाव से क्या देख सकते हैं, पति तथा पत्नी का सुख देख सकते हैं आप। जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके कितना सुख प्राप्त करेंगे, कितना आपके पास साधन होगा, संसाधन होगा, वैवाहिक जीवन में कितना कुछ आप पा सकेंगे, वह चौथे भाव से देखा जाता है नवमांस कुंडली के। और आपका परिवार, पत्नी या पति कैसे परिवार से होंगे, ये भी आपका चौथा भाव आराम से बताता है, बस प्रेडिक्शन करने आना चाहिए। चलिए पांचवें भाव पर आते हैं। पांचवें भाव से जीवन साथी का विवेक, जीवन साथी की बुद्धिमत्ता, ये सब देखी जा सकती है। दोनों का प्यार मोहब्बत कितना रहेगा जीवन में, लव अफेयर्स वगैरह उनके क्या रहेंगे, ये आपका पांचवा भाव आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। और आप अपने से जोड़कर भी इसे देख सकते हैं, आप लोगों में कितना अट्रैक्शन रहेगा। छठे भाव से आपके दोनों का जीवन का संघर्ष पता चलेगा, संघर्ष में दोनों एक दूसरे का कितना साथ देंगे, ये छठा भाव बताएगा आपके वैवाहिक जीवन के बाद। सातवां भाव आपके जैसे कि जीवन साथी का वैवाहिक जीवन और आपके जीवन साथी की स्थिति, विवाह की स्थिति, वैवाहिक सुख वगैरह बताता है आपकी क्या स्थिति रहेगी। वही आप आठवें भाव से दंपति के छुपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं, पति या पत्नी के। आपको किसी ने वैवाहिक धोखा दिया है, बोलकर कि मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी है, बोल दिया कि हमारा वो जो लड़का है वो गेटेड ऑफिसर हो, और बाद में पता चला कि वो एक चपरासी है, तो अष्टम भाव से ही पता चलता है। तो छुपे हुए रहस्य पति और पत्नी के, मान लीजिए लव अफेयर्स हो, छुपा कर शादी विवाह किया गया है, ज्यादा एक्स्ट्रा लव अफेयर्स था, वो सब छुपा के किया गया है, वो सभी चीजें आठवां भाव बताता है आपके लिए। इसके अलावा ससुराल आपका कैसा होगा, ससुराल की क्या स्थिति होगी, वो आठवां भाव बताता है आपके लिए। नवम भाव से आपका भाग्य और पति पत्नी का भाग्य पता चलता है, दोनों का भाग्य कैसा रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन के बाद आपका भाग्य कितना साथ देगा, ये चीजें पता चलता है। आपकी यात्राएं पता चलेंगी, धर्म से कितना जुड़ाव है, धार्मिक यात्राएं कैसी रहेंगी, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब आपका नवम भाव बताता है नवमांस का। वही 10th हाउस यानी कि 10th भाव से आप दोनों का कार्य क्षेत्र देखा जाएगा, जीवन में क्या करेंगे, क्या उपलब्धि हासिल होगी, ये सभी 10वां भाव बताएगा। आप दोनों का कार्य क्षेत्र, आपका जीवन का जो कर्म होगा वो 10वां भाव बताता है। एकादश भाव आपकी आय की स्थिति, दोनों की आय की स्थिति, और बड़े भाई बहन, पत्नी या पत्नी के, इसका विचार एकादश भाव से किया जाता है। और 12वां भाव आप दोनों के व्यय का है, परेशानियों का है, और बीमारियों का और परेशानियों का है। तो ये ऐसे आप नवमांस को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो नवमांस से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जैसा 64वां नवांश बोला जाता है ना, वो कैसे देखा जाता है? वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ब्रजेंद्र जी। 64वें नवमांस पर क्यों चलेगा भाई, अभी तो डिविजनल चार्ट शुरू हुआ है आपका, अभी तो सभी चार्टों पर डिस्कस करना है। सीधे आप बहुत आगे मत जाइए, सीरियल से चलिए। नवमांस को आपको बताया, चलित को बताऊंगा, चतुर्थांश को बताऊंगा, सप्तमांश को बताऊंगा, आपके D60 को बताऊंगा, आपके त्रिशांश को बताऊंगा, होरा को बताऊंगा, जितना भी चार्ट है सब पर डिस्कस करेंगे हम लोग। सीधे 64 पर मत जाइए, वो आपको मैं सीरियल बाय सीरियल सभी जो भी चार्ट है उनका डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बड़े भाई मेरा एक प्रश्न है। हाँ दी बोलिए। हाँ, वो मेरा प्रश्न था कि नवमांस में क्या नीच राशि को देखेंगे और नीच भंग भी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, या फिर नीच भंग भी देखेंगे और नीच राशि को भी देखेंगे।
अच्छा, उसका नीच भंग माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन उसका देखिएगा जो नीच भंग या जो राजयोग बनते हाँ हैं हाँ उसका फल जी लग्न कुंडली जितना नहीं मिलता। 40% करीब फल जी मिलता है नीच भंग का, इसका ध्यान रखिएगा। जी 100% रिजल्ट नौमांस कुंडली के नीच भंग का या किसी राजयोग का नहीं मिलता। अच्छा और जी भ्राता। गुरुजी एक क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी आपने बताया था लग्न कुंडली में जो डिग्री वाइज बली है, और डिग्री वाइज बली मतलब लग्न का जो अंश है उसका करीब वाला को हम लोग का ज्यादा बलवान देखिए मानेंगे ऐसा ना। है, आपकी बात को, मेरी बात को समझिए बुर्जन जी। डिग्री वाइज बली का मतलब होता है कोई ग्रह आपके 23 डिग्री का है और सभी ग्रह उसके नीचे हैं, 21 डिग्री का, कोई 20 डिग्री का, कोई 18 डिग्री का, कोई 12 डिग्री का, कोई 9 डिग्री का। तो डिग्री वाइज मान लीजिए यहाँ सूर्य है 23 डिग्री के और सभी ग्रह 23 डिग्री से कम है, तो यहाँ सूर्य डिग्री वाइज बली होंगे। अब लग्न को यहाँ छोड़ दीजिए, लग्न के करीब है उससे मतलब नहीं है, जो डिग्री में सबसे ज्यादा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बड़े भाई मेरा डिग्री एक में क्वेश्चन सबसे है। जो ज्यादा होता है गुरुजी, वो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वो कैसा है? नहीं, जो आपके, मैंने क्या बताया कि आपके लग्न कुंडली के डिग्री वाइज जो सबसे बली ग्रह है, स्ट्रॉन्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग तो 12 से 18 डिग्री तक 100% युवा माना जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को कि आपके लग्न कुंडली के जो सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रह हैं, चाहे वो 28 डिग्री के ही क्यों ना हो, उन्हें देखना है आपके नौमांस कुंडली में। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी जी जी। और सेकंड स्थान पर जो डिग्री वाइज बली है, जो सेकंड स्थान पर, उसको भी देखना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमजोर है या ताकतवर है, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ बोलिए, अभी कौन कोई और प्रश्न जी कर जी रहा जी था? बड़े भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे हमारे लग्न कुंडली में जो बलि ग्रह है, यहाँ पे आपने बताया कि सूर्य है, डिग्री वाइज बलि है, और जी वो अगर नवमांस में 6, 8, 12 में चले जाते हैं, हाँ। तो उसका क्या मतलब, वहां पे कैसा रिजल्ट रहेगा उसका? अगर लग्न के डिग्री वाइज जो बलि ग्रह हैं वो आपके नौमांश कुंडली के त्रिक भाव में चले जाते हैं, तो आपके जो जीवन के फ्लो होगा वैवाहिक जीवन का, उसमें कमी करेगा वो। अच्छा और जी आपके बिग सुख बी। सुविधा में भी कमी करेगा, आपके लग्जरी में भी कुछ कमी करेगा और संघर्ष कराएगा आपसे। जी बिग बी, फिर चाहे वो स्वराशि या मित्र राशि क्यों ना हो। मित्र राशि और स्वराशि की बात नहीं बोल रहा हूँ यामिनी, यामिनी बोल रही हो ना? जी बिग बी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। देखो यहाँ स्वराशि और मित्र राशि का, खास करके स्वराशि का डिफिनेशन मैं शायद पहले बता चुका हूँ। कोई भी ग्रह अपने राशि को कभी भी खराब नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। ज्योतिष का अच्छा बहुत जी बड़ा बिग ये बी। नियम है कि कोई भी ग्रह अपने राशि में बैठेगा या अपने राशि को देखेगा तो उसका नुकसान कभी नहीं करता है, चाहे वो त्रिक भाव में हो। मान लो कि सूर्य यहाँ पर अगर 5 नंबर राशि में बैठे हैं और यहीं पर 5 नंबर राशि में, तो अपने राशि को या छठे भाव को खराब कभी नहीं करेंगे ये, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये जी बिग नेगेटिव बी। पोजीशन में हो, नेगेटिव पोजीशन का मतलब हो गया शत्रु राशि में हो, नीच की राशि में हो, तब ये परेशानी ज्यादा करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मित्र राशि में है तब भी जातक जीवन में स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाएगा, जैसे सूर्य यहाँ उच्च के हैं तो स्ट्रगल करके ये आगे बढ़ जाएगा जातक। अगर यही अपने राशि में हो तो बहुत अच्छा है। और मान लो कि यहाँ पर कहीं अपने राशि में केंद्र में त्रिकोण में आ जाए, या मान लो कि उच्च की राशि में केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा शानदार योग बनेगा ये। ठीक है? जी बड़े भाई। हाँ नीतू जी, कुछ क्लियर हो गया आपका? हेलो, हाँ अशोक जी पूछिए, कुछ है कंफ्यूजन आपको? हाँ सर। जी 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 सर, मुझे ये पूछना है। हाँ आपने अभी एक जगह बताया कि जिस तरह से लग्न को देखते हैं उसी तरह इसको भी दृष्टि और ये सब कुछ देखना है। बिल्कुल। तो क्या जिस तरह से लग्न लग्न में जिस तरह से फल देखते हैं कि तीसरे का फल या दूसरे का फल या चौथे भाव का फल, वो पूरा बताएगा या केवल जीवन साथी के संबंध में नहीं नौमांस को नहीं, केवल इसको निकालना है इसको अभी आप से? हर चीज यहाँ देख सकते हैं, आपके जीवन का ये बहुत बड़ा चार्ट है। लग्न कुंडली के बाद और चलित के बाद इसका बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। एक बात जान लिए, नवमांश कुंडली केवल विवाह के लिए ही नहीं देखा जाता। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रहों का बल देखा जाता है,
ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, उनका स्वभाव देखा जाता है, उनकी स्थितियों को देखा जाता है, सब कुछ देखना है आपको उसी तरह से। जी 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 सर। नवमांस का बहुत ज्यादा महत्व है अशोक जी, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। और केवल वैवाहिक जीवन के लिए प्रेडिक्शन कीजिएगा तो गलत हो जाएगा ये। जी क्योंकि मान लीजिए अब एक है बल विंशोपक बल, तो आप जब तक नवमांस नहीं जी। देखेंगे कहाँ से मानेंगे कि आप वो ग्रह आपके लिए कितना बली है। हाँ तो वो चीज आपको यहाँ, अभी इस चीज को देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नवमांस कुंडली आपके हर क्षेत्र को बताता है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन आप बिल्कुल सटीकता से करें। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का विचार कर लेंगे हम, आपका विवाह कहाँ होगा ये भी जान लेंगे। लेकिन देखिए अशोक जी, जब तक नवमांस कुंडली आप नहीं देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और मैंने ऐसे हजारों कुंडलियों को देखा है जहां लग्न कुंडली ठीक हो और नवमांस कुंडली की स्थिति गड़बड़ हो तो उस जातक का तलाक भी होता है। ठीक है जी तो विवाह के लिए तो आपको देखना ही है, लेकिन और सब चीजों जी। के लिए भी दिखना है। आपके ग्रह कैसा फल दे रहे हैं, आपके ग्रह में बल कितना है, कौन सा योग बन रहा है। जो आपके लग्न कुंडली के नेगेटिव ग्रह थे वो नवमांस में क्या स्थिति में है, पॉजिटिव है या वहां भी नेगेटिव है। जो यहाँ लग्न कुंडली में पॉजिटिव थे वो नवमांस में आपके नेगेटिव हैं या यहाँ भी ठीक है। ये सब स्थिति आपको विचार करना होगा नवमांस से। जी शादी का दिशा जो है वो भी नवमांस से देख सकते हैं। हाँ, नवमांस से शादी भी किस दिशा में? देखेंगे और लग्न कुंडली से भी देखेंगे, और आपका विवाह का समय भी देखेंगे नवमांस और लग्न कुंडली को मिला के। आगे इस पर चर्चा करेंगे हम। अब किसी का कुंडली हम जब लेंगे तो इसकी शादी कहाँ होगी उस विषय में आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि शादी का टाइमिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे जैसे सर, जैसे जिस बढ़ेंगे प्रकार इसमें से और हम ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। और एक बहुत बड़ा रहस्य है आपका नवमांस कुंडली, इसको जरूर देखना है आपको हर हालत में। उससे पता भी आते हैं। क्या सर, हाल है जिस राम प्रकार जी? से हम लग्न कुंडली से आशीर्वाद है गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलिए। लग्न कुंडली से जिस प्रकार से लग्न कुंडली से हम करियर देखते हैं, तो क्या नवमांस से भी करियर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, आप देखिएगा इस चीज को ब्रजेंद्र जी, कि लग्न कुंडली के दशमेश को आप नवमांस कुंडली में देख सकते हैं उसकी क्या स्थिति है, और उसके अनुसार करियर का कर सकते हैं। यहाँ तक वर्णन है। तो आप नवमांस कुंडली को कैसे भूल सकते हैं, चाहे करियर हो चाहे कुछ भी हो, आपका बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने कुछ वीडियो भी किए हैं, कल आप लोगों को एक आध सेंड भी करूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि आपके जॉब वगैरह के लिए नवमांस कुंडली भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो ग्रह आपकी जो पोजीशन बना रहे हैं नवमांस में, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल शादी के लिए नहीं देखना है, बहुत कुछ नवमांस कुंडली आपका बताता है। आपका पूरा जीवन बता देता है भाई कि आपका भाग्य कैसा है, आप क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में। हाँ सर, आपने भी जितना बताया मैं उससे इतना समझाऊं सिंपल में, मतलब सारे क्वेश्चन अगर इसमें मैं सबके जितने पूछे हैं वो कवर अप हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो लगन चार्ट है उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है होल लाइफ की D9। बिल्कुल। अब एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे सपोज मैरिज लाइफ, तो उसको हम लगन बना के, मतलब उसको बेस बना के D9 का, वहां से एज ए पार्टनर वाइज हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जैसा सर ने पूछा कि यहाँ पे करियर का, हाँ करियर को हम चेक कर सकते हैं D9 में उसकी स्ट्रेंथ को, यानी कि जो लगन चार्ट पे करियर वाइज प्लैनेट उसकी स्ट्रेंथ देगी, और उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हम D10 से। बिल्कुल। तो ये ऑल लाइफ की हर एक पार्ट की स्ट्रेंथ को दिखाएगा। प्रॉपर जब चेक करना है तो प्रॉपर कैरियर के लिए तो आपका D10 चार्ट बना ही है यहाँ पर। ये आपके लगन चार्ट की स्ट्रेंथ को दिखा देगा, उसकी D9 में पोजीशन कैसी। बात कहा एक वर्ड कि इसके स्ट्रेंथ को चेक कीजिए आप नवमांस कुंडली में। जी सर, बिल्कुल सही बात है, यही चीज बताता है नवमांस कुंडली। और विवाह के लिए तो स्पेशल है ही, हर वर्ग चार्ट किसी न किसी चीज के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए बताया गया है।
अब देख लीजिए कि यहाँ चतुर्थ भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करना है, तो आपका डीप 4 चार्ट यानी चतुर्थांश कुंडली बताएगा कि आपके पास जीवन में कोई पूछता है कि मकान होगा या नहीं मेरा, वाहन खरीद पाऊंगा या नहीं, तो ये चतुर्थ भाव बताता है। और इसका जो सूक्ष्म विश्लेषण है वो चतुर्थांश कुंडली बताएगा, चतुर्थांश बताता है, बिल्कुल। क्या स्थिति रहेगी जीवन में। वैसे देखिए हर चीज के लिए वर्ग कुंडली बना है, उसका प्रेडिक्शन। अब जैसे ब्रजेंद्र जी ने कहा D64 चार्ट या D60 चार्ट जो भी कहा हो, तो हम आगे चीज को कैप्चर करेंगे, एक ही बार में D60 पर चले जाएं तो उचित नहीं होगा। वो थोड़ा एडवांस चलेगा। गुरुजी मेरा कहने अगर आप गुरुजी एडवांस में जाते हैं तो ऐसा होगा कि हाँ बेसिक चीजें हैं ऊपर से गुजर गई। नहीं गुरुजी एक मिनट, ये जो है ना मैंने सुना है 64वां नवान सबसे ज्यादा खराब होता है, उसका दशा उसा वो नहीं, उसके बारे में पूछ रहा था। ब्रजेंद्र जी 64वें नवमांश के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये सीरियल से आगे अपर लेवल की चीजें बता देता हूँ और लोअर लेवल की चीजें छूट जाती हैं तो आप अच्छे से ज्योतिष को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। हाँ जी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या राम जी है, ये ठीक है ना? हाँ जी जी गुरुजी बिल्कुल, क्योंकि हर उसका भाव का नवमांश अलग बनता जाएगा, वहां पर इनको हर भाव के हिसाब से देखना पड़ेगा। 8वें भाव का जो पहला नवमांश होता है वही 64वां होता है। अभी इनको देशकाल और ये सब बताएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सीरियल से आगे बढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और आपको लाभ देगा प्रेडिक्शन में। नहीं बिल्कुल गुरुजी, उत्तम है। तो ये तो नवमांश का हो गया। अब क्या करें, अगला टॉपिक स्टार्ट करें फिर से कि इसको क्लोज करें? आज तो नवमांश में ही टाइम ओवर हो रहा है, चतुर्थांश का कर लें। जी चलिए चतुर्थांश कुंडली को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। D4 चार्ट का बहुत बड़ा महत्व है। कोई पूछता है कि जीवन में मेरी गाड़ी और मकान की क्या स्थिति है, ये आपका D4 चार्ट बताता है। और जितना जल्दी हो सके अगर हम लोग डिविजनल चार्ट खत्म करेंगे तो आगे चलेंगे हम लोग एडवांस लेवल पर, जैसे कि आपका अष्टक वर्ग हो गया, षडबल हो गया, अच्छे लेवल पर चलेंगे। कुछ KP के भी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए यहाँ समझते हैं आपके D4 चार्ट को। D4 चार्ट आपके चतुर्थ भाव के सूक्ष्म विश्लेषण को बताता है। आपके चतुर्थ भाव में क्या स्थिति है, आपके पास मकान वाहन की स्थिति क्या रहेगी, आप कितना जीवन में सुख सुविधा पाएंगे, ये आपके चतुर्थांश कुंडली यानी D4 चार्ट से पता चलता है। अब इसमें क्या देखना है ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा प्रेडिक्शन है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके चतुर्थ भाव के स्वामी यानी यहाँ जैसे इस कुंडली में चंद्रमा है तो आपके D4 चार्ट में चंद्रमा की स्थिति लेनी है, क्या कहता है चंद्रमा का यहाँ पोजीशन। अब देखिए कि इस D4 चार्ट में चंद्रमा द्वादश भाव में है तो थोड़ी परेशानियां जातक को होंगी, क्योंकि ये द्वादश भाव में चले गए हैं इसके चतुर्थ भाव के स्वामी। लेकिन ये मित्र राशि में है तो जातक हासिल कर सकता है अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से, अपने प्रयास और पराक्रम से सुख सुविधा या मकान वाहन जो भी चीजें हैं वो हासिल कर सकता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी ग्रह हो, जैसे लग्नेश हो आपके, मंगल ही यहाँ मंगल को ले लेते हैं, मंगल अगर कहीं आपके चले गए हैं त्रिक भाव में 6, 8, 12 में, अगर नीच के न हो लेकिन ये मित्र राशि में हो तो कहा तो ये जाएगा कि ये लग्न दोष है, क्योंकि 6ठे, 8वें और 12वें में चले गए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मंगल की राशि है, अगर यहाँ आ गए तो अपने राशि में तो पॉजिटिव होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जातक पा तो लेगा सब कुछ मेहनत के बाद। अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ चले गए हैं आपके लग्न कुंडली के, तो ये मित्र राशि में है तो जातक को परिश्रम तो ज्यादा करना होगा, चीजें प्राप्त करने के लिए उसे एफर्ट ज्यादा करना होगा, उसकी बाधाएं भी आएंगी, काम में देरी भी होगा, लेकिन फिर भी पा लेगा सब कुछ, क्योंकि ये अपने मित्र राशि में है। तो मेहनत और परिश्रम से और थोड़ा देर से जातक सब कुछ पा लेता है। यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव के द्वादश भाव में है, मित्र राशि में है, तो प्रयास करेगा, मेहनत करेगा तो देर से जातक को सफलता या सुख सुविधा मिल जाएगी। अब इसको और अब यहाँ प्रॉपर ढंग से इसका विश्लेषण आपको करना होगा। इसका विश्लेषण करने का तरीका ये है
कि लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, लग्न में कोई अशुभ ग्रह या कुंडली का मारक ग्रह ना बैठा हो, लग्न में कोई नीच का ग्रह ना बैठा हो, इसकी लग्न की प्रथम भाव की क्या स्थिति है और चतुर्थ भाव की आपकी क्या स्थिति है, ये देखना है। लग्नेश की क्या स्थिति है, चतुर्थेश की भी क्या स्थिति है, ये भी देखनी है। तो देखिए, इस चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश शनि होते हैं और शनि तृतीय भाव में जाके राहु के साथ बैठे हुए हैं शत्रु राशि में, लेकिन तृतीय भाव के कारक होते हैं शनि। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि जातक शनि अपने कारक भाव में है, जातक अगर मेहनत करेगा, और मेहनत तो करेगा ही क्योंकि शनि तृतीय भाव में है, राहु है, तो थोड़ा बहुत मेहनत से भाग सकता है, आलस आ सकता है, लेकिन आलस छोड़े, मेहनत करे तो यह सफलता जातक पा सकता है। लग्नेश की उतनी भी बुरी स्थिति नहीं है। तृतीय भाव में होना कोई शनि और मंगल सूर्य के लिए नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, ये पराक्रम भी देते हैं। तो जातक अगर मेहनत करेगा तो सब कुछ यहाँ पा सकता है। अब देखिए कि चतुर्थ भाव का अगर हम विचार करें, चतुर्थेश इनके होते हैं मंगल देव। मंगल को देखिए केतु के साथ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो हैं ये बुध की राशि में, लेकिन अगर चतुर्थेश भाग्य भाव में है तो इसे नेगेटिव नहीं माना जाएगा। इस जातक के लिए भाग्य का समर्थन जरूर मिलेगा। और देखिए कि भाग्य भाव का स्वामी, अगर इसको और थोड़ा अच्छे से देखें, बुध है जो कि अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा मंगल को, मंगल की स्थिति ठीक मानी जाएगी। अब देखिए कि चतुर्थ भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं उच्च के होके। चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है वो भी देखना है। तो सूर्य उच्च के होके बैठे हैं, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा एक ग्रह बैठा हुआ है इस कुंडली में। भले ही अष्टमेश हो लेकिन उच्च का हो तो चीजें इस व्यक्ति को हासिल हो जाएंगी। लेकिन यह चतुर्थांश क्या कहता है? ये कहता है कि लग्न कुंडली के चतुर्थेश द्वादश में है, इनके लग्नेश तृतीय भाव में है, तो ये चीजें इसको प्राप्त तो होगी, लेकिन मेहनत के साथ प्राप्त होगी। चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी। अगर ये मेहनत करेगा तो सुख सुविधा इस जातक के पास हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो ये भी इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेहनत तो जातक को जरूर करना है। तो चतुर्थांश कुंडली में यही देखना है कि आपके लग्न कुंडली के चतुर्थेश की क्या स्थिति है, चतुर्थांश के लग्नेश और लग्न की क्या स्थिति है, और चतुर्थांश के चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की क्या स्थिति है, और चतुर्थेश की क्या स्थिति है। इतना कुछ देख लीजिएगा तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके जीवन में सुख सुविधा की क्या स्थिति है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? अशोक जी, कुछ प्रश्न है? ठीक है सर, अभी थोड़ा सा समझे हैं। बस इसमें कुछ खास आपको समझना ही नहीं है, चतुर्थ भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करना है। अब चतुर्थ भाव के चतुर्थेश को देख लीजिए, आपके चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश को, लग्न को देख लीजिए, और आपके चतुर्थांश के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब स्थिति अच्छी है, खास करके ये लग्नेश अच्छे हैं, चतुर्थेश अच्छे हैं, और लग्न में कोई नेगेटिव ग्रह नहीं है और चतुर्थ में कोई नेगेटिव ग्रह नहीं है, तो जातक अपने जीवन में मकान या सुख सुविधा पालेगा। अब देखिए अष्टमेश सूर्य है यहाँ पर, तो आसानी से चीजें हाँ, इसको नेगेटिव क्यों नहीं मान रहे सर? आसानी से तो नहीं प्राप्त होंगी, इसको बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा, तब जाके ये प्राप्त कर पाएगा। इसको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा, और लग्नेश की भी स्थिति ऐसी है कि इसको बहुत ज्यादा मेहनत से ये चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है जी? जी सर, बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा दशमांश को समझ लेते हैं, समय है हमारे पास, और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे आज। अब इस कुंडली के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि क्या स्थिति है दशमांश की। दशमांश कुंडली को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे अच्छा, अब देखिए एक चीज और होता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि दशमांश कुंडली को प्रेडिक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका शुरू में मैंने बताया था, दशम भाव को लग्न बना लीजिए। आपके दशम भाव को जब आपने दशमांश कुंडली के लग्न बना लिया, और आपके केंद्र और त्रिकोण में अच्छे ग्रह आएंगे, लग्नेश की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में, धन भाव में, लाभ भाव में अच्छी स्थिति में हुई, इस दशमांश के जो लग्नेश बनेंगे आपके दशम भाव के, उनकी स्थिति अच्छी हुई, केंद्र त्रिकोण में अच्छे ग्रह आएंगे, तो जातक का कैरियर बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए दशमांश कुंडली के कारक शनि होते हैं, इस कुंडली के कारक शनि माने जाते हैं क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह हैं। अब देखिए इस कुंडली में शनि नीच के हैं,
और सूर्य के साथ है, लेकिन उच्च के सूर्य यहाँ पर साथ हैं। खैर इस चीज को छोड़िए, नीच के शनि यहाँ पर हैं छठे भाव में, और नीच के शनि होने के कारण जीवन में ये व्यक्ति संघर्ष तो जरूर करेगा, क्योंकि आपके दशमांश के कारक ही अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला पोजीशन आपने देखा कि दशमांश के कारक सही पोजीशन में नहीं है। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि आपकी किस महादशा में जन्म हुई थी। जिस भी महादशा में जन्म हुआ है आपका, वो महादशा नाथ तो कोई होगा। अब इस कुंडली में किसी भी दशा में आपका जन्म हुआ है, इस कुंडली के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार, उस दशा स्वामी को आपको दशमांश कुंडली में देखना है कि वो कैसी पोजीशन में है, अच्छे भाव में है या त्रिक भाव में है या नीच का है। अगर अच्छे भाव में है तो आपका कैरियर निश्चित रूप से बनेगा। तो आपके दशानाथ जन्म के जो हैं उनको जरूर देखिए। शनि को देख लिया आपने, दशानाथ को देखा। अब आपके लग्न कुंडली के दशमेश जो बनते हैं, मान लीजिए इस कुंडली में शनि ही बनते हैं, तो शनि को हमने देखा कि इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, ये नीच के यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, दशमांश कुंडली के दशमेश को आप दशम भाव में जरूर देखिए। ये यहाँ प्रेडिक्शन करा रहा हूँ मैं नॉर्मल, आप लोग समझिएगा। आगे मैं इस पर भी प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा देर में। तो दशमांश कुंडली के दशमेश को आप लोग दशम, जो आपका दशमांश कुंडली है उसमें जरूर देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। इसके बाद आ जाइए फिर लग्न पर और दशम भाव पर जो दशमांश का है। आपके लग्न में देखिए नीच के चंद्रमा बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो यहाँ पर लग्न यहाँ पर डैमेज हो रहा है आपका, यानी कि आपके जो कैरियर का चार्ट है उसका लग्न यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। नीच के चंद्रमा है और राहु के साथ भी हैं, तो चीजें यहाँ आसान नहीं दिख रही हैं। इस जातक के कैरियर में संघर्ष जरूर दिख रहा है। अब देखिए कि दशमेश इनके बनते हैं सूर्यदेव, और दशमेश सूर्यदेव उच्च के होके यहाँ पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब छठे भाव में दशमेश का उच्च का होना ये दिखाता है कि जातक के जीवन में, क्योंकि लग्न इनका ठीक नहीं है, लग्नेश की स्थिति ठीक है, मंगल जाके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लग्न इनका ठीक नहीं है। अगर इनके कारक जो होते हैं दशमांश के वो ठीक नहीं है, और दशमेश अगर इनकी कुंडली के सही हैं, तो ये जातक बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, तो ये सफलता पा सकता है। लेकिन फ्लो में एक लाइफ होता है, और जो कहते हैं कि मेरा लाइफ बिल्कुल फ्लो में चले और आमद वगैरह या कैरियर वगैरह बने आसानी से, वो चीजें यहाँ नहीं दिख रही है। अब आपको यहाँ जो दशमेश हैं उनको एक बार फिर आपको लग्न कुंडली में देखना है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी 1 नंबर राशि में है। अब देखिए कि 1 नंबर राशि में यहाँ भी सूर्य है, तो जातक का कैरियर बन सकता है अगर जातक चाहे, इतना मेहनत करे तब। ये स्थिति यहाँ दशमांश का दिख रहा है, और दशमांश से आपको इन चीजों का विचार करना है। अब आगे पूछिए आप लोग, कोई प्रश्न है तो सर दशमांश को जो लगन बनाया तो वहां से फिर क्या निकाला बने? हाँ बता देता हूँ, यहाँ तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि इसके बाद आप लोग। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। गुरुजी ये शनि का जो नीच भंग हो रहा है, ये इसमें मान्य होगा कि नहीं, इसमें नीच भंग मत देखिए भाई, ये बर कुंडली नवमांश तक ही रहने दीजिए नीच भंग, यहाँ नीच भंग मत आइए। दशमांश कुंडली में नीच भंग अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। मुझे पूछना है। हाँ दीदी, अगर D10 में 10th हाउस में सैटर्न और सन और मरकरी बैठा हो, इन दैट केस D10 के 10th हाउस में सन, मरकरी और सैटर्न बैठे हों, तो देखो वो मोना कुंडली, लग्न कुंडली देखेंगे तब ना कहेंगे कि क्या स्थिति है उसकी। लग्न कुंडली के जब देखने के बाद अगर हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर कारक की बात करें तो आपके शनि दशमांश के कारक हो जाते हैं, सूर्य भी यहाँ पर कारक हो जाते हैं, मतलब कि दशम भाव के, दशम भाव के सूर्य और शनि दोनों कारक हो जाते हैं वैसे तो। लेकिन आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, वो कहाँ के स्वामी हैं, वो कहाँ बैठे हैं, ये भी तो देखेंगे। मान लीजिए कोई अष्टमेश हो जाए, कोई छठे भाव का स्वामी हो जाए, ये भी तो देखेंगे। कहीं वो जिस राशि में बैठे हैं दशम भाव में वहां नीच के ना हो, ये भी तो देखेंगे। ये देखेंगे तभी तो क्लियर होगा वो चीज। अब चलिए इसको हम प्रॉपर एनालिसिस दिखा देते हैं आप लोगों को।
अब देखिए इसको हमने दसम भाव को लग्न बना दिया। यहाँ D10 को प्रेडिक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दसम भाव को लग्न बना लीजिए। लग्न बना लिया यहाँ पर। अब देखिए कि धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में मंगल और गुरु आएंगे, ये ठीक है स्थिति। लेकिन चतुर्थ भाव में देखिए केंद्र में इनके चंद्रमा और राहु आ रहे हैं, सॉरी चंद्रमा और राहु आ रहे हैं चतुर्थ भाव में केंद्र में। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मिल जा रहा है, चतुर्थ भाव यहाँ डैमेज दिख रहा है। अब देखिए कि दसम भाव में केतु आ रहे हैं, ठीक है ये चलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर नवम भाव में इनके जो लग्न के मालिक हैं वो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं उच्च के होके सूर्य देव, लेकिन नीच के शनि हैं। तो यहाँ पर जातक के जीवन में नीच का जो ग्रह है वो सूर्य को प्रभावित जरूर करेगा, और यहाँ प्रभाव इस शनि का जरूर पड़ेगा, और सूर्य के बल में कमी जरूर आएगी, और थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल जातक के जीवन में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनके दसम भाव के स्वामी बनेंगे, जो आपने प्रॉपर चार्ट बनाया उसमें शुक्र देव, और शुक्र देखिए उच्च के होके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में दशमेश का उच्च होकर बैठना ये दिखाता है कि जातक अगर चाहे और पूरा परिश्रम करे तो ये चीजें हासिल कर सकता है, लेकिन इसके जीवन में और कैरियर में हमेशा उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि इसके लगने के साथ नीच का एक ग्रह बैठा है, इसका चतुर्थ भाव डैमेज है, दोनों स्थिति बता रहा है। और दशमेश यहाँ पर अष्टम भाव में है, भले ही उच्च का हो, तो ये स्थिति बता रहा है कि उतार चढ़ाव इसके कैरियर में बराबर होगा। एक स्टेबिलिटी होती है वो उससे दूर रहेगा, परेशानियां इसके साथ लगी रहेंगी, चाहे जॉब करे या व्यापार करे, कुछ ना कुछ परेशानी इसके साथ होती रहेगी। ये चीजें यहाँ स्पष्ट दिख रही है। अब बोलिए आप लोग। चतुर्थ भाव में गुरुजी ये जो है राहु चंद्र का जो योग बन रहा है इसमें जी, यहाँ चंद्रमा नीच का भी तो हो रहा है, तो ये तो और ज्यादा समस्या दे देगा इनको। बिल्कुल नीच का हो रहा है, लेकिन नीच का मैंने यहाँ पर देखिए राम जी जिक्र नहीं किया, हालांकि सही बात है नीच का भी हो रहा है और ग्रहण भी है, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि यहाँ चंद्रमा कारक भी हो जाते हैं। जी जी जी, चतुर्थ भाव में कारक हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में कारक भी हो जाते हैं। अब देखिएगा कि इस कुंडली में जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी लग्न कुंडली में अगर कोई कारक भाव जैसे कि दिग्बल भाव में कोई ग्रह नीच का भी बैठता है तो अपना दिग्बल का फल दे ही देता है, भले ही परेशानी दे लेकिन वो दे देता है। तो उसका, लेकिन आपने सही बात कहा है, यहाँ नीच के भी है और ग्रहण दोष में भी है, तो और ज्यादा नेगेटिव है ये चीज। सर जातक अपने कैरियर में काम क्या करेगा ये D10 चार्ट से देखेंगे या नहीं, जो लग्न बना लिया उससे आपका लग्न कुंडली बताएगा कि जातक अपने जीवन में जॉब करेगा या व्यापार करेगा। आपका दशमांश कुंडली ये बताता है कि जातक को कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी, जातक अपने कैरियर में कितना सफल होगा, ये आपका दशमांश कुंडली बताता है कि आप कितने स्टेबल होंगे। आप जॉब, अगर आपका लग्न कुंडली प्रॉमिस कर रहा है कि आप जॉब करेंगे तो आप जॉब में इजीली जाएंगे, आपकी क्या स्थिति रहेगी जॉब में रहेगी, या व्यापार करते हैं तो आप उतार चढ़ाव के साथ रहेंगे, या कैरियर आपका फ्लो में चलेगा, आपके कैरियर में कोई बाधा है, परेशानी है, ये सब दशमांश कुंडली बताता है। ठीक है, अब देखिए अशोक जी चीज और यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ बोलिए अशोक जी, बोलिए। जी ठीक है, बताइए सर, आगे यही पूछ रहा था। नहीं, तो आपका कैरियर बताता है कि आपकी कैसी स्थिति रहेगी कैरियर में। अब देखिए एक चीज और यहाँ समझिए कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में अच्छी पोजीशन में है उसको आप लोग देख सकते हैं दशमांश कुंडली में कि उसकी क्या स्थिति है। अब देखिए कि सूर्य यहाँ पर अपने राशि में उच्च की राशि में है लग्न कुंडली में, और सूर्य यहाँ पर पंचमेश भी हैं, तो अच्छे हैं, योग कारक भी हैं और उच्च के भी हैं। अब देखिए कि सूर्य यहाँ भी उच्च के हैं, एक नंबर में ही है, भले ही छठे भाव में हो तो यहाँ तो कारक हो जाते हैं सूर्य। तो यहाँ पर उच्च की राशि में सूर्य दशम भाव, मतलब दशमांश कुंडली के छठे भाव में। तो जातक को ये आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि जातक किस क्षेत्र में जाए तो उसे सफलता मिलेगी जल्दी। अब जातक कहता है कि मैं जॉब ही करना चाहता हूँ, अगर ये कुंडली आपकी बता रही है कि जातक जॉब कर सकता है
तो आप इसको दशमांश कुंडली में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाए, या चाहता है कि व्यापार करूं तो किस क्षेत्र में व्यापार करे। अब देखिए कि मेष राशि में सूर्य हैं, उच्च के हैं, अग्नि तत्व राशि में है, और मेष राशि जो भी चीजों को दर्शाता है अग्नि से संबंधित ज्वलनशील चीजें, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, या जो भी चीजें हो गया, या आर्मी हो गया, फोर्स हो गया, इन चीजों में अगर ये जातक जाए तो ये जल्दी सफलता पाएगा। या मान लीजिए कोई जातक कहता है कि मैं व्यापार किस चीज का करूं, तो सूर्य की स्थिति यहाँ भी अच्छी है और दशमांश में भी अच्छी है, तो मंगल से संबंधित अगर व्यापार करे या ज्वलनशील चीजों से संबंधित व्यापार करे तो उसको ज्यादा सफलता मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ये चीज यहाँ दशमांश दिखा सकता है आपको। ठीक है जी। तो क्लियर हुआ आज ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को बताया? अशोक जी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। अभी नहीं कोई कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। वही सर कंफ्यूजन नहीं था, ये डिटेल से, जैसे सूर्य यहाँ पे दशम भाव का स्वामी सूर्य है, तो हम सूर्य की स्थिति देख करके पता लगाएंगे कि क्या काम करेगा। हाँ देखिए क्या काम करेगा, देखिए कारक था इसलिए आपने बताया। जी ध्यान दीजिए अशोक जी, क्या काम करेगा ये आपका लग्न कुंडली, में फिर से बता रहा हूँ, ये लग्न कुंडली बताएगा। अब मान लीजिए कि आपके लग्न कुंडली में इस जातक को जॉब प्रॉमिस दिख रहा है, जॉब की स्थिति दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि तुम नौकरी करोगे। लेकिन नौकरी करेगा तो यह नौकरी कितना सफल होगा, आसानी से पाएगा या स्ट्रगल करेगा जीवन में, या परेशानियों भरा जीवन इसका होगा, कैरियर होगा, ये आपका दशमांश बताएगा। आपके कैरियर में कितना फ्लो रहेगा, आप जीवन में कितना परेशानी उठाएंगे अपने कैरियर के क्षेत्र में, ये आपका दशमांश कुंडली बताएगा। और आपका दशमांश ये भी बताएगा कि आप किस क्षेत्र में जाएं तो आप ज्यादा सफल होंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका लग्न कुंडली ही बताएगा कि आपको जॉब में जाना है या व्यापार में जाना है। आपका लग्न कुंडली ही ये प्रेडिक्शन दे सकता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्लियर है? व्यापार के लिए क्या रहता है गुरुजी? ये व्यापार में सफल होगा आदमी, उसका क्या रहता है? कल आप लोगों को शायद मैंने बताया था, ध्यान नहीं दिया। आगे इस पर हम लोग जब कुंडली डिस्कस करेंगे तो चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, दूसरे भाव का, सातवें भाव का, 10वें भाव का, 11वें भाव का कनेक्शन कहीं बने, खास करके दूसरे, 7वें, 11वें का कनेक्शन बने तो जातक व्यापार करता है। और दूसरा, छठा, 10वां, 11वां का अगर संबंध बने, सेकेंड, 6, 10th और 11th, इनका अगर संबंध बने तो जातक जॉब करता है। ठीक है, अब उसमें भी जॉब के लिए, व्यापार के लिए बहुत सारा योग है। कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सूर्य अगर यहाँ पर हो जाए, कल अशोक जी ने पूछा था कि छठे से सूर्य का कनेक्शन नहीं है, तो कल मैंने बताया था कि छठे से सूर्य का कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। अगर सूर्य का कनेक्शन यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, सूर्य का कनेक्शन यहाँ से हो जाए, यानी अच्छे राशियों में यहाँ से भी हो जाए, तब भी सूर्य जॉब देने में कारक होते हैं। और यहाँ तो तीनों जगह हो जाए या खास करके यहाँ हो जाए, तब तो आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि जातक जॉब करेगा। है? और इसमें मैं आप लोगों को केपी से भी बता दूंगा, आगे थोड़ा सा रूल समझा देता हूं, समझ लीजिए केपी का। लेकिन जब तक मैं आप लोगों को नक्षत्र उप नक्षत्र नहीं बताऊंगा वो चीज समझ में नहीं आएगी। फॉर्मली बता देता हूं कि छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को, जैसे एस्ट्रो से जो यूज करते हैं आप लोग अशोक जी, जी तो उसको आप केपी चार्ट बनाइएगा। उसमें देखिएगा कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप उप नक्षत्र स्वामी, तो यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। और उसके आप लोग जब चार्ट देखेंगे तो 6 के सामने जाइएगा तो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो ग्रह बने, मान लीजिए सूर्य बने, तो छठे भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी बनता है उसको देखिए, और उसके नक्षत्र स्वामी जो ग्रह बन रहे हैं, छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्र स्वामी को देखिए।
अगर वो 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव देते हैं तो जातक सरकारी नौकरी करता है। खास करके इसको और ध्यान से देखिएगा कि 6 नंबर आ जाए, 10 नंबर, 11 नंबर में से कोई नंबर आ जाए और वो सूर्य से भी कनेक्टेड हो जाए तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन जाता है। लेकिन वही अगर 7 भाव आ रहे हैं, 2, 7 अगर आ रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, 11 आ रहा है और दोनों में कहीं कॉमन 7 आ जाए उसके उप नक्षत्र और नक्षत्र में, तो वो जातक व्यापार में जाता है और व्यापार में सफलता अर्जित करता है। तो ये चीजें हम जब केपी में चलेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो चलते हैं, आज को यहाँ पर एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वर्ग चार्ट के साथ, ठीक है जी। गुड नाइट। जी सर, जी सर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर बताइएगा उस चार्ट को। जो आपका अशोक जी था कल वाला चार्ट, उसे हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, ठीक है सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड नाइट।